नमस्कार साथियों। आज अपन पढ़ेंगे पत्र प्रारूप। क्या पढ़ेंगे? पत्र प्रारूप, जो चतुर्थ श्रेणी में है, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड सभी एग्जामों में है पत्र प्रारूप। और इस पत्र प्रारूप की विशेषता यह है कि इसमें जितने भी आए हुए सारे जो पर्सन हैं वह सारे पर्सन इसके अंतर्गत समाहित हैं, और उसके अलावा जो एक्स्ट्रा तथ्य मुझे मिले हैं वो भी इसके अंतर्गत है। इसमें न्यू टाइप वन लाइनर पर्सन भी है, और उसके अलावा क्या नाम से थ्योरी के रूम में भी है, ताकि इस टॉपिक से जो भी पर्सन आए वो गलत नहीं जाए अपना। यानी कहने का मतलब ये पत्र प्रारूप की क्लास चतुर्थ श्रेणी के लिए, सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के लिए एक तरह की रामबाण साबित है। मतलब इसमें सारी चीजें समाहित है। तो ठीक है साथियों, अपन स्टार्ट करते हैं। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इस वीडियो में, करीब 20-30 मिनट लगेगा, लेकिन इसके अलावा कभी कोई पर्सन बाहर जाएगा ही नहीं साथियों। तो पत्र प्रारूप की देखो, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता विभाग का नाम। मैंने पहले कहा कि वन लाइनर पर्सन भी है, थ्योरी भी है। यानी देखो सीधा सा पर्सन आया हुआ है, राजस्थान सरकार के कार्यालय पत्रों में सबसे ऊपर लिखा जाता है तो विभाग का नाम लिखा जाता है। उसके बाद देखो कार्यालय पत्र की परिभाषा, जो किसी सरकारी पदाधिकारी के द्वारा सरकारी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी या कर्मचारी अथवा गैर किसी सरकारी व्यक्ति या संस्था को लिखे जाते हैं। अब कार्यालय पत्र की जो परिभाषा होती क्या होती है कि मानो कि कोई सरकारी पदाधिकारी है, वो सरकारी उद्देश्य के कार्य हेतु यानी सरकारी उद्देश्य की पूर्ति हेतु किसी अन्य सरकारी पदाधिकारी या अन्य कर्मचारी को कोई पत्र लिखता है तो वो किसमें आता है? कार्यालय पत्र के अंतर्गत आता है वो साथियों। कार्यालय पत्र की सदैव हम शैली में लिखा जाता है। तो ये याद रखने की बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है कि कार्यालय का जो पत्र होता है सदैव किस शैली में लिखा जाता है? हम शैली में लिखा जाता है साथियों। इसके बाद देखो कार्यालय पत्र का प्रारूप इस तरह का होता है। तो सबसे पहले कार्यालय प्रेषक। अच्छा, दो शब्द याद रखना क्योंकि हर पत्र में आएंगे, प्रेषक और प्रेषिती। प्रेषक तो यानी होता है भेजने वाला, और प्रेषित यानी होता है पत्र पाने वाला अधिकारी या पत्र प्राप्त करने वाला। मतलब प्रेषक यानी भेजने वाला, प्रेषित यानी प्राप्त करने वाला। तो ये दोनों बातें आपको याद रखना है हर जगह। प्रेषित कई बार सीधा अर्थ भी पूछ लेता है कि प्रेषक का अर्थ क्या होता है, तो भेजने वाला, और प्रेषित का अर्थ पूछ लेता है तो उसका अर्थ होता है पाने वाला। अब इसके कार्यालय का पत्र का जो प्रारूप है, इस प्रारूप की सहायता से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखो, कार्यालय प्रेषक अधिकारी के पद का नाम होता है, ना कि स्वयं का नाम होता है। जब ये लेटर लिखा जाता है कार्यालय पत्र है तो उसमें अधिकारी के पद का नाम होता है कि जैसे संस्था प्रधान है तो प्रधानाध्यापक जी, तो प्रधानाध्यापक जी लिखा जाते हैं। समझ गए आप? यानी अधिकारी का नाम नहीं होता बल्कि क्या होता है? पद का नाम होता है कि वो किस पद पर। जैसे अपन तहसीलदार को लिखेंगे तो तहसीलदार का आएगा, ना कि वहां पर जो तहसीलदार उस समय कार्य तो उस व्यक्ति का नाम नहीं आएगा। उसके बाद कार्यालय का नाम और पता आएगा। समझ गए इसमें कि कहने का मतलब जो कार्यालय पत्र होता है सबसे प्रेक्षक में जो सबसे ऊपर होता है तो उसमें क्या होता है? अधिकारी का पद नाम होता है। यानी इसका नाम, अधिकारी का नाम नहीं आता इसके अंतर्गत, और कार्यालय का नाम और पता होता है। दाएं साइड में दिनांक लिखी जाती है, याद रखना, एक एक छोटी छोटी बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है। यानी दाएं साइड में दिनांक लिखी जाती है। इसमें पत्र क्रमांक भी होते हैं। कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि पत्र क्रमांक होता है कि नहीं होता है। पत्र क्रमांक होता है। फिर प्रेषित होते हैं, यानी पत्र पाने वाले अधिकारी के पद का नाम, कार्यालय का नाम है पता। यानी ऊपर ऊपर तो आ गया जिस कार्यालय से वो पत्र भेजा जा रहा है जिस, और यहाँ पे नीचे प्राप्त करने वाले का आ गया। फिर विषय आ गया, संदर्भ आ गया, संबोधन और अभिवादन भी इस कार्यालय पत्र में लिखा जाता है। तो कहने का मतलब ये याद रखना है कि कार्यालय पत्र में क्या आता है? पत्र क्रमांक भी आता है, प्रेषित भी आता है, विषय भी आता है, संदर्भ भी आता है, संबोधन और अभिवादन भी आता है। सबसे ऊपर विभाग का नाम लिखा जाता है, जो अधिकारी का नाम, अधिकारी का नहीं पद का नाम होता है, और हम शैली में लिखे जाते हैं। तो ये था साथियों कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्रों में देखो, कार्यालय पत्रों में फर्स्टांकन किया जाता है। ये बहुत लाइन, सीधी लाइन एग्जाम में आई हुई है कि कार्यालय पत्रों में फर्स्टांकन किया जाता है या नहीं किया जाता, तो किया जाता है। अब फर्स्टांकन क्या होता है कि मूल पत्र की प्रतिलिपि किसी विभाग को प्रेषित की जाती है तो उसे फर्स्टांकन कहते हैं। कहने का मतलब जैसे कोई कार्ड को, जैसे मूल प्रति, जैसे मान लो ये है, और इसकी फोटोकॉपी किसी अन्य कार्यालय को, प्रतिलिपि का मतलब होता है कि किसी उसकी फोटोकॉपी किसी अन्य कार्य को भेजते हैं, अन्य संस्थान को भेजते हैं, तो वो उसका क्या कहलाता है? फर्स्टांकन कहलाता है साथियों। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित थी? कार्यालय पत्र से संबंधित थी।
यानी इसके बाहर 1% भी बाहर जाने की पूरी कहीं संभावना ही नहीं बचती साथियों। बहुत अच्छा, अगर आप समझोगे तो बहुत अच्छा है टॉपिक है। अन्य विशेषता, अब देखो इसी में कार्यालय पत्र में इसमें चिन्हांकन व अनुच्छेद का प्रयोग समुचित किया जाता है। ये सीधी लाइनें आई हुई एग्जामों में ना, इसमें चिन्हांकन व अनुच्छेदों का प्रयोग किया जाता है। कार्यालय ये है सारे कार्यालय पत्र में उद्देश्यपूर्ण व विशिष्ट भाषा होनी चाहिए। यानी कार्यालय पत्र जो यहाँ पर कार्यालय साथियों ना, कार्यालय पत्र में उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा होनी चाहिए। अब देखो, जिस कार्यालय अगर आप पत्र लिख रहे हो तो उसमें उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए। उद्देश्यपूर्ण का मतलब कि आप क्या कहना चाह रहे हो और उस पत्र के पीछे उसका क्या उद्देश्य, इस तरह के उद्देश्यपूर्ण व शिष्ट भाषा यानी सामान्य उसके अनुरूप भाषा होनी चाहिए। और क्या विशेषता होती है, पत्र में संक्षिप्तता होना चाहिए, यानी कि छोटा होना चाहिए पत्र। क्योंकि जब आप किसी को पत्र लिख रहे हो तो अपने को पता है कि मान लो 5 लाइनों में अपन उसको कह सकते थे, उसको 20 लाइनों में कह दिया तो सामने वाला जो प्राप्त कर रहा है तो उसे समझ ही नहीं पाएगा। कई बार होता है ना कि समझ ही नहीं पाते कि कहना क्या चाह रहे हो आप। तो इसका मतलब संक्षिप्तता होना चाहिए, प्रभाव उत्पकता होना चाहिए। कहने का मतलब जैसे ही उस पत्र को प्राप्त करने वाला व्यक्ति उसे पढ़े तो उसमें प्रभाव तुरंत एक्टिव हो जाए, यानी उसको देखते कि हाँ कि नहीं वास्तव में ये काम ऐसा होना चाहिए। स्पष्टता होना चाहिए, संक्षिप्तता होना चाहिए, औपचारिक भाषा का होना चाहिए, औपचारिक भाषा होनी चाहिए उसमें। तो ये सारी चीजें किससे संबंधित थी, कार्यालय पत्र से संबंधित थी साथियों। अब इसके बाद में कार्यालय, अगर इस कार्यालय पत्र के इन टॉपिक इन बिंदुओं को पढ़ोगे आप तो कार्यालय पत्र में इसके अलावा कुछ भी शेष नहीं रहता है। इसके बाद देखो, राजपत्र गजट में प्रकाशित होने वाले पत्र को क्या कहते हैं, अधिसूचना। क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। राजपत्र या गजट में प्रकाशित होने वाले पत्र को क्या कहते हैं, अधिसूचना कहते हैं। यह अलग दूसरा पत्र है। अधिसूचनाएं किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित भी हो सकती है, किंतु इनका संबंध सामान्य जनता से होता है। अधिसूचना क्या होती है, किसी व्यक्ति विशेष से संबंधित हो सकती है किंतु उनका संबंध क्या होता है, सामान्य जनता से होता है। ये देखो, ये अन्य पुरुषवाचक शैली में लिखा जाता है। तो ये जो अन्य पुरुषवाचक में हम पुरुषवाचक में ये आता ही आता है। तो ये किस में लिखा जाता है, अन्य पुरुषवाचक शैली में लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है, अधिसूचना। और कार्यालय पत्र में कौन सी शैली का प्रयोग करते थे, हम शैली का प्रयोग करते थे अपन। अब इसके बाद देखो, राजपत्रों में अधिसूचना का प्रयोग सामान्यतः निम्न प्रयोजन के लिए किया जाता है। अब ये जो जो ये पॉइंट दे रखे हैं मुख्य ये बातें, राजपत्रों में अधिसूचना का प्रयोग सामान्य निम्न प्रयोजन के लिए किया जाता। देखो किन किन के उद्देश्य, प्रयोजन का मतलब होता है उद्देश्य, नियमों, अधिनियमों, आदेशों, नीतियों और शक्तियों के लागू होने या उनसे संशोधन की सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए। अब ये ऐसे की ऐसी लाइनें एग्जाम में उठ के आई हुई है, तो ये याद रखना कि नियमों, अधिनियमों, आदेशों, नीतियों, शक्तियों के लागू होने में या संशोधन की सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए। इसके बाद देखो, उच्च अधिकारियों राजपत्रित की नियुक्ति। अब इसमें दूसरी चीज लाइन में दे रखा, उच्च अधिकारियों राजपत्रित की नियुक्ति। अब इसमें देखो, उच्च अधिकारी राजपत्रित अधिकारी की नियुक्ति। अब इसमें जो अधिसूचना है तो इसमें सामान्य व्यक्ति की नियुक्ति नहीं होती है। क्या देखिए प्रश्न आया हुआ है कि सभी की नियुक्ति होती है, इसमें नहीं। इसमें जो राजपत्रित अधिकारी होते हैं या उच्च अधिकारी होते हैं जो गजेटेड होते हैं उन्हीं की नियुक्ति होती है, बाकी सामान्य अधिकारियों की नियुक्ति इसमें नहीं आती है। तो ये ध्यान रखना, क्योंकि ऑप्शन में आया हुआ है कि सभी की नियुक्ति, तो वो गलत है, क्योंकि सभी की नियुक्ति नहीं होती, इसमें सिर्फ उच्च अधिकारियों की नियुक्ति होती है। फिर इसके बाद प्रतिनियुक्ति भी होती है, स्थानांतरण भी होता है, पदोन्नति भी होता है, वेतनवृद्धि, सेवानिवृत्ति, अवकाश प्राप्ति आदि के संबंध में सूचनाएं प्रकाशित करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। अधिकारियों के कार्यभार एवं अधिकारियों की सूचना प्रकाशित करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये सारे एक एक शब्दों को आपको याद रखना है, क्योंकि इसमें पूछा गया है एग्जाम में, कई बार सीधा से दे देता कि ये करना होता है कि नहीं करना होता। इसमें जैसे ये उच्च अधिकारियों की नियुक्ति आई थी तो उसमें एक बार प्रश्न आया कि सभी की नियुक्ति की जाती है, सभी की नियुक्ति नहीं की जाती, सिर्फ उच्च अधिकारियों की नियुक्ति की जाती है साथियों। इसके बाद देखो, सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए जारी करता है, क्या करता है, अधिसूचना। यानी सरकारी विभाग अपनी योजनाओं की जानकारी देने के लिए क्या करता है, अधिसूचना जारी करता है साथियों। इसके बाद देखो, अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देशन के स्थान पर होता है हस्ताक्षर एवं पदनाम सचिव उप सचिव का।
अधिसूचना की समाप्ति पर स्वनिर्देशन के स्थान पर होता है हस्ताक्षर एवं पदनाम, यानी पद का नाम होता है, स्वयं का नाम नहीं होता है। संवर्त प्रस्तुति का सही क्रम कौन सा है, यानी संवर्त प्रस्तुति का सही क्रम कौन सा है, तो ये एग्जाम में आया हुआ है। क्या कौन सा होता है? नाम, पिता का नाम, माता का नाम, जन्म तिथि और वर्तमान पता। यानी सबसे पहले कैंडिडेट का नाम होता है, फिर उसके बाद पिता का नाम होता है, माता का नाम होता है, जो डेट ऑफ बर्थ आती है, और फिर वर्तमान पता आता है। इसके बाद देखो, कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? कार्यालय आदेश कहलाता है। समझ गए क्या? कार्यालय आदेश क्या होता है? कर्मचारियों के उपार्जित अवकाश की स्वीकृति हेतु निकाले जाने वाला पत्र क्या कहलाता है? कार्यालय आदेश कहलाता है। ये एग्जाम में आए हुए सारे ना। अब देखो, कार्यालय आदेश के अंतर्गत क्या क्या आते हैं? जैसे नियुक्ति आती है, नियुक्ति करते हैं कि नहीं करते? अभी जैसे आप स्कूल में कहीं नियुक्ति होते हो तो उसके क्या नाम से नियुक्ति आदेश निकालते, पहले पीओ से स्कूल से निकालते, फिर जो यूपीएस स्कूल होती है उसमें जाते हो आप, तो पहले सीबीओपी से, फिर डीओपी से, सबके आदेश होते हैं, तो वो कार्यालय आदेश होते हैं। नियुक्ति, अवकाश की स्वीकृति, पदोन्नति, निलंबन, स्थानांतरण आदि की सूचनाएं होती है साथियों। अब इसके बाद अपन पढ़ेंगे ज्ञापन। क्या पढ़ेंगे? ज्ञापन। मैं फिर कह रहा हूं साथियों, इसको पढ़ने के बाद एक भी बिंदु आपका रहेगा नहीं, यानी कोई से भी प्रश्न से बाहर नहीं जाएगा, सारे प्रश्न यहां से आपको देखने को मिलेंगे। ज्ञापन देखो, सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी के सामान्य संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? ज्ञापन कहलाता है। सरकारी पत्राचार में अपने समकक्ष तथा अधीनस्थ कर्मचारी के सामान्य पर संदेश प्रेषण के लिए लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? ज्ञापन कहलाता है। ज्ञापन, अब समझ गए तो क्या? सरकारी पत्राचार अपने समकक्ष या अधीनस्थ कर्मचारी को जो सामान्य संदेश प्रेषण किया जाता है, भेजा जाता है, लिखा गया पत्र क्या कहलाता है? ज्ञापन। यानी अपने समकक्ष या अधीनस्थ जो कर्मचारी होते हैं उनको अपन सामान्य जो संदेश देते थे वो क्या कहलाता है? एक तरह का ज्ञापन होता है। अब देखो, ये अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। किस शैली में लिखा जाता है? अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है। और कार्यालय पत्र किस में लिखा जाते हैं? हम शैली में लिखे जाते हैं। और अधिसूचना किस में लिखा जाता है? अभी पढ़ा ना अपन ने, अधिसूचना अन्य पुरुष में शैली में लिखा जाता है वो भी। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है, न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है। ज्ञापन में न तो अभिवादन होता है और न ही अंत में प्रशंसा वाक्य होता है। ज्ञापन में प्रेषित यानी प्राप्तकर्ता का नाम, पता पत्र के ऊपर बाएं तरफ लिखा जाता है। देखो, ज्ञापन में प्रेषित यानी प्राप्तकर्ता का नाम होता है और पता पत्र के ऊपर बाएं तरफ लिखा जाता है। यानी ज्ञापन में जो प्रेषित होता है, जो जिसको पत्र प्राप्त होता है, तो उसका नाम पता किस साइड में लिखा जाता है? बाएं तरफ लिखा जाता है। ज्ञापन में न तो महोदय, संबोधन, बहुधेय, स्वनिर्देशन नहीं होता। यानी ज्ञापन में इन शब्दों का प्रयोग नहीं किया जाता। महोदय का, संबोधन का, बहुधेय का, स्वनिर्देशन, इन शब्दों का प्रयोग ज्ञापन में नहीं होता है साथियों। इसके बाद देखो, अशासकीय या अर्धसरकारी पत्र। अशासकीय और अर्धसरकारी पत्र के देखो, जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए, इसकी परिभाषा क्या होती है पहले देखो, जब कोई सरकारी अधिकारी सरकारी कार्य के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को व्यक्तिगत नाम से अपेक्षित सूचनाएं, स्पष्टीकरण एवं संपत्ति प्राप्ति के क्रम से कोई पत्र भेजता है अथवा पूछता है या ध्यान आकर्षण करता है, तो वो व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण अशासकीय या अर्धसरकारी पत्र कहते हैं। कहने का मतलब ये कह रहा है कि जब कोई सरकारी अधिकारी होता है, वो सरकारी काम के लिए अन्य किसी सरकारी अधिकारी को या व्यक्तिगत नाम से, या मान लो किसी से कोई सूचना मांगना तो व्यक्तिगत नाम से भी लिख देते हैं। सूचनाओं का स्पष्टीकरण करने के लिए मान लो अगर कोई क्रम में कोई पत्र भेजता है या किसी से पूछता है या ध्यान आकर्षण करता है कि आपका ये काम है, ये नहीं किया आपने, या कोई भी चीज पूछता है, तो वो व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा होने के कारण इसे कौन सा कहता है? पत्र कहा जाता है। अशासकीय और अर्धसरकारी पत्र कहते हैं साथियों। ये प्रश्न सीधा परिभाषा पूछा गया था, किसी को क्या कहते हैं, तो अशासकीय अर्धसरकारी पत्र कहते हैं। अब देखो, बाएं ओर प्रेषक का नाम, पद का उल्लेख होता है। अब देखो, जो पत्र अशासकीय अर्धसरकारी जो पत्र होता है उसमें बाएं तरफ पर क्या होता है? प्रेषक का नाम यानी भेजने वाले का नाम, वो पद का उल्लेख होता है। दाएं ओर कार्यालय का पता होता है और इसके दाएं ओर क्या होता है? बाएं ओर तो होगा प्रेषक यानी भेजने वाले का नाम और पद का नाम होगा, और दाएं ओर क्या होगा? कार्यालय का नाम होगा, पता होगा साथियों। दाएं ओर दिनांक, वो पत्र क्रमांक भी लिखा जाता है। तो ये छोटी छोटी चीजें कि पत्र क्रमांक किधर लिखा जाता है, दिनांक किधर लिखा जाता है, बाएं लिखा जाता है, दाएं लिखे जाते हैं, पूछे जाते हैं।
ये उत्तम पुरुषवाचक शैली में मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है। अब देखो, उत्तम पुरुषवाचक शैली में लिखा जाता है, लेकिन ये किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? मित्रतापूर्ण भाषा का प्रयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है साथी मित्रतापूर्ण का? क्योंकि ये पहले ही कह रखा है कि ध्यान आकर्षण करना हो तो व्यक्तिगत पत्र शैली में लिखा जाता है, या सामान्य व्यक्तिगत नाम से भी अपन लिख सकते हैं। तो एक अपने सामान्य से व्यवहार में कोई ध्यान, किसी बात पे ध्यान बताना हो आपको, या ध्यान आकर्षित करना हो, या कोई बात पूछना, तो इसे लिखा जाता है। इसलिए इसकी भाषा कैसी होती है? मित्रतापूर्ण होती है। पत्र के अंत में स्व निर्देशन के स्थान पर हितैषी, शुभचिंतक, शुभेच्छु या विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखना है कि जो अर्ध शासकीय, अर्ध सरकारी जो पत्र हैं, उन पत्रों में स्व निर्देशन के स्थान पर हितैषी, शुभचिंतक, शुभेच्छु, विश्वास पात्र आदि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इसमें सबसे ऊपर कार्यालय, संस्था या विभाग का नाम, स्थान का उल्लेख होता है साथियों। अब देखो, सामान्यतः सरकारी पत्रों में किस संबोधन का प्रयोग होता है? महोदय या महोदया। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? अब देखो, प्रश्न को पढ़ना है। पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है? प्रेषित। यानी जिसको भेजा जा रहा है पत्र, उसे क्या कहते हैं? तो प्रेषित कहा जाता है। इसका अर्थ होता है पाने वाला। है समझ में? ये मैंने पढ़ लिया। तो यानी साथियों, ये मान के चलो, इस कक्षा से कोई भी प्रश्न पत्राचार का आपका कहीं गलत होने वाला नहीं है। 4th ग्रेड में हो चाहे 1st ग्रेड में, 2-2, 3-3 प्रश्न इससे आएंगे ही आएंगे, और आप उन्हें छोड़ के भी नहीं आओगे, क्योंकि इनकी भाषा ही ऐसी आती है कि बाएं होता है, दाएं होता है, तो आप लिख के आओगे सामान्य से। और कहीं अगर आप नहीं पढ़ोगे तो सीधी सी बात है, गलत हो जाएगा। तो इससे बढ़िया है कि इसको एक अच्छे से देख लें। अब देखो, निविदा सूचना। निविदा जानते हो? एक बार पढ़ लेते। सरकारी एवं गैर सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा अपने निर्माण कार्य, संपन्न सामान की आपूर्ति करने, नीलामी आदि के लिए उक्त कार्य करने सकने वाले व्यक्तियों की सूचनाएं समाचार पत्रों आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता है उसे निविदा सूचना कहते हैं। ये शब्द तो सबने सुना होगा, नीलामी वाला। गांव में जैसे कोई सा भी होता है, तो जैसे कोई तूड़ी को नीलामी करना, किसी सार्वजनिक सामान की वस्तु होती है तो उसको नीलामी करना होता है। जैसे स्कूल में कुछ फर्नीचर वगैरह वेस्ट हो जाता है तो उसको नीलामी करके ही बेचना पड़ता है। ऐसे नहीं बेचते इसको। तो कहने का मतलब क्या हो गया ये कि अपने प्रतिष्ठान द्वारा अपने निर्माण कार्य, संपन्न और सामान की आपूर्ति करने, नीलामी आदि की उक्त कार्य कर सकने वाले व्यक्तियों की सूचनाएं समाचार पत्र आदि में जो आमंत्रण प्रकाशित किया जाता था उसे निविदा सूचना कहते हैं। इसके बाद देखो साथियों, निविदा प्रपत्र का शुल्क, द्रव्य राशि, प्रचार के मानदंड समय पर सरकारी संस्थाओं को द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। यानी उसका पहले से निर्धारित करती थी भाई क्या होता है, क्या होगा, क्या नहीं होगा। इसका सबसे ऊपर मध्य में कार्यालय का नाम और पता आदि आता है। अब देखो, जब आप निविदा लिखोगे तो निविदा में सबसे ऊपर मध्य में कार्यालय का नाम और पता आएगा। याद रखना, निविदा में क्या होता है? मध्य में आता है कार्यालय का नाम और पता सबसे ऊपर। इसके नीचे बाएं ओर पत्र संख्या और दाएं ओर दिनांक लिखे जाएंगे। यानी यहाँ तो जो बीच में सेंटर में आ जाएगा कार्यालय का नाम और पता, इसके बाएं ओर तो क्या आ जाएगा? पत्र संख्या, और दाएं ओर क्या आएगी? दिनांक आएगी। तो निविदा में दिनांक किस साइड में आती है? दाएं ओर आती है। फिर इसके पीछे मध्य से निविदा सूचना संख्या लिखा जाता है। फिर इसके नीचे मध्य से निविदा सूचना संख्या लिखा जाता है। यानी जस्ट मध्य से थोड़ा सा नीचे क्या लिखा जाएगा? निविदा की सूचना संख्या लिखा जाएगा। फिर निविदा का विषय, निविदा प्रस्तुत करने व खोलने का समय का उल्लेख किया जाता है कि भाई निविदा को कब प्रस्तुत किया जाएगा, कब खोला जाएगा, कब बोली लगेगी। तो ये सब उस बात में होती है। फिर कार्य का विवरण, द्रव्य राशि, कुल व्यय व अन्य शर्तें का उल्लेख किया जाता है। सबसे नीचे दाएं ओर निविदा जारी करने वाले अधिकारी के पद का उल्लेख किया जाता है। अब देखो, सबसे नीचे दाएं ओर निविदा जारी करने के अधिकारी का पद का उल्लेख किया जाता है। तो याद रखना कि जो निविदा जारी करने वाले अधिकारी का जो पद का नाम उल्लेख होता है तो वो किस साइड में होता है? दाएं ओर होता है। निविदा में क्रमांक तथा जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम आवश्यक होता है। तो याद रखना कि निविदा में क्या होता है? क्रमांक होता है, या क्रमांक होता है, ठीक है। और इसके दाएं ओर अधिकारी, जारी करने वाले अधिकारी का पद नाम आवश्यक होता है। तो ये निविदा से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी साथियों। अब देखो, क्योंकि ये प्रश्न आए हुए सारे। अब देखो, निविदा सूचना का उद्देश्य होता है, ये प्रश्न आ गया। अब अभी अपने परिभाषा पढ़ी थी। देखो, सामान की आपूर्ति करवाना, पहली पंक्ति में पढ़ा था। सामान की नीलामी करना, पहली पंक्ति में पढ़ा था। निर्माण कार्य करवाना, ये भी पढ़ा था परिभाषा में। तो
इसका डी ऑप्शन आया तो इसमें उत्तर क्या होगा? उपरोक्त सभी। निविदा सूचना का उद्देश्य क्या होता है कि उपरोक्त सभी होता है इसके अंतर्गत। आगे समझ में? तो ये प्रश्न ऐसे आए हुए हैं। अब नेक्स्ट प्रश्न देखो, निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता। ये प्रश्न ज्यादा आते हैं कि निविदा सूचना के प्रारूप में उल्लेखित नहीं होता है। अब देखो, निविदा प्रपत्र जमा कराने की अंतिम तिथि होगी, बिल्कुल बात सही है। कार्य आपूर्ति का निर्माण होगा, परिभाषा में पढ़ाया था। निविदा खोलने की तिथि होगी, ये भी आपको पता है कि किस दिन नीलामी होगी, किस दिन निविदा खोली जाएगी, तो ये भी आएगा। अब इसमें क्या नहीं आता, निविदा में संबोधन एवं अधोलेख नहीं आता है। तो ऐसे पर्सन को, अब जैसे मान लो अपनी कोई चीज ये नहीं पढ़ा मान लो, लेकिन अगर आपने उस पर्सन को, इस थ्योरी को पढ़ा हुआ है, तो इसमें से प्रत्यक्ष रूप से आपको वो चीजें मिल जाएगी। अब निविदा का प्रपत्र जमा करने की अंतिम तिथि आपने पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, तो ये नहीं पढ़ा, इसका मतलब ये आंसर हो जाएगा इसका। एक अनुस्मारक के बारे में कौन सी बात गलत है? ये अनुस्मारक का मतलब होता है कि कोई चीज आप भूल गए और उसके वापस पुनः आपको याद कराने के लिए जो पत्र लिखा जाता है उसे अनुस्मारक कहते हैं। अनुस्मारक में पूर्व पत्र का संदर्भ होता है, यानी पहले में आपको पत्र लिखा और आपको ये कोई बात आपने काम नहीं किया तो फिर आपको पुनः याद दिलाया जाता है, तब लिखा जाता है, तो पूर्व पत्र का संदर्भ होता है। समझ गए? प्रतिलिपि देने का प्रावधान नहीं होता है। प्रतिलिपि यानी इसकी फोटोकॉपी देने का कोई नियम नहीं होता है। भाषा अपेक्षाकृत कठोर होती है, क्योंकि अनुस्मारक कब कहा जाता है? अनुस्मारक पत्र ही तब लिखा जाता है जब आपको मैंने एक बार किसी को काम करने के लिए बोल दिया और उसने नहीं किया, तब उसकी क्या होती है कि भाषा कठोर होगी। क्यों? क्योंकि आपको पहले ही बता दिया गया था कि ये काम करना और आपने नहीं किया, तो इसी तरह से इसकी भाषा कठोर होती है। इसके बाद ये गजट में प्रकाशित होती है, ये बिल्कुल गलत है, ये गजट में प्रकाशित नहीं होता है। तो समझ गए, ये तीनों इसका सही आंसर है। प्रेस विज्ञप्ति किसी सरकारी सूचना निर्माण अथवा नीति को यथावत जनता तक पहुंचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? जिसमें प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है। इस तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है तथा प्रकाशनार्थ लिखा जाता है। कहने का मतलब, प्रेस विज्ञप्ति किसे कहते हैं? किसी सरकारी सूचना का निर्णय अथवा नीति के यथावत जनता तक पहुंचाना। यानी कोई प्रेस विज्ञप्ति निकालती तो क्या? सूचना का निर्णय सूचना जनता तक पहुंचाने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है, जिसमें प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है कि कब उसको प्रकाशन किया जाए, किस दिनांक को लिखा गया। इस तिथि के बाद उसका प्रकाशन किया जा सकता है अथवा प्रकाशन अर्थ लिखा जाता है, प्रकाशनार्थ लिखा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति औपचारिक होती है। अब एक बात ही याद रखना कि प्रेस विज्ञप्ति कैसी होती है? औपचारिक होती है। इसकी सामग्री यानी मसौदे में कोई परिवर्तन नहीं होता है, संपादक इसे ज्यों का त्यों छापता है। कहने का मतलब, जब कोई प्रेस विज्ञप्ति देते हैं और जब पत्राचार में जब उसको प्रेस विज्ञप्ति निकालते हैं तो उसमें कोई भी चेंज नहीं करता, वो ज्यों के ज्यों, जैसे उसने प्रेस विज्ञप्ति नियम जो दिनांक जो भी बातें डाली है वह जस्ट ज्यों के त्यों लिखा जाता है, यानी उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता है। विज्ञप्ति की सूचना समाचार पत्र में प्रकाशित होती है, इसीलिए इसे प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। यानी विज्ञप्ति की जो सूचना किसमें होती है? समाचार पत्रों में प्रकाशित होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं साथियों। प्रेस विज्ञप्ति के बाद देखो, प्रेस विज्ञप्ति में प्रकाशन की तिथि व समय भी लिखा जाता है। प्रेस विज्ञप्ति में प्रेषक संबोधन नहीं लिखे जाते हैं। याद रखना कि प्रेस विज्ञप्ति में प्रेषक संबोधन नहीं लिखे जाते हैं। प्रेस विज्ञप्ति जारी करने संबंधी अधिकारी का नाम और पदनाम नीचे दाएं ओर लिखे जाते हैं। अब याद रखना है कि प्रेस विज्ञप्ति जारी करने से संबंधित अधिकारी का नाम और पदनाम नीचे दाएं ओर लिखे जाते हैं। किस साइड में लिखे जाते हैं? दाएं ओर लिखेंगे। कार्यालय टिप्पणी, किसी कार्यालय में आए हुए किसी पत्र पर निर्णय करना हो तब कार्यालय के लिपिकों, सहायकों, कार्यालय अधीक्षक एवं अंत में अधिकारी के द्वारा उस पत्र पर अंत में अधिकारी के द्वारा उस पत्र का विवरण देकर जो निर्णय प्रस्ताव लिखा जाता है उसे कार्यालय टिप्पणी कहा जाता है। अब कार्यालय टिप्पणी के संबंधित ध्यान रखने की आगे बातें क्या होती है? देखो, संक्षिप्त होनी चाहिए। किसी पे भी टिप्पणी करो, कोई बात कर रहे हो तो आप संक्षिप्त होना चाहिए ताकि आसानी से वो समझ में आ जाए। भाषा सरल और स्पष्ट होना चाहिए, तो बात सब में लागू होती है कि उसकी भाषा कैसे होना चाहिए? स्पष्ट होना चाहिए, ताकि आप जो भी बात कहना चाह रहे हो उनको आसानी से समझ में आ जाए। विषयों का क्रमबद्धता होना चाहिए, ताकि किस क्रम में आप भी कौन सी विषय किस हिसाब से बताना चाह रहे हो, तो यानी जो भी आप बात कहना चाह रहे हो सबका एक सिस्टमेटिक क्रम होना चाहिए। टिप्पणी हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखी जाती है। टिप्पणी किसमें लिखी जाती है? हमेशा अन्य पुरुष में ही लिखी जाती है।
टिप्पणी में केवल प्राप्ति के बारे में और शंकाओं के समाधान के बारे में जानकारी होना चाहिए। जब भी आप कोई टिप्पणी कर रहे हो तो उसके प्राप्ति के बारे में, क्या आप क्या कहना चाह रहे हो, क्या प्राप्त करना चाहते हो, या कोई आपको शंका है तो उसके समाधान के बारे की जानकारी आपको होना चाहिए। तटस्थता, टिप्पणी में किसी प्रकार का कोई व्यक्तिगत आक्षेप न लगाना चाहिए। तटस्थता भी होना चाहिए। तटस्थता का मतलब होता है कि जब भी आप किसी से कोई टिप्पणी कर रहे हो तो उसमें व्यक्तिगत आक्षेप नहीं लगाना चाहिए। यानी मान लो अगर कोई कार्य नहीं किया या किया तो उस पर आप टिप्पणी किया, लेकिन यह नहीं कि उसकी व्यक्तिगत राय यानी उसके व्यक्तिगत के अकॉर्डिंग आप उस पर आक्षेप लगाने लग जाओ, तो यह नहीं होना चाहिए। टिप्पणी लेखन में उच्च अधिकारी दाएं और हस्ताक्षर अंकित करता है, यानी उच्च अधिकारी दाएं और हस्ताक्षर क्या करता है, अंकित करता है। टिप्पणी को प्रस्तुत करने का क्रम, देखो टिप्पणी को प्रस्तुत करने का क्रम क्या होता है, लिपिक, कार्यालय सहायक, कार्यालय अधीक्षक, शाखा प्रभारी, उच्च अधिकारी, ये इस क्रम में सबसे पहले लिपिक, फिर कार्यालय सहायक, फिर कार्यालय अधीक्षक, शाखा प्रभारी और फिर उच्च अधिकारी यानी कार्यालय अध्यक्ष के पास वो टिप्पणी पहुंचती है। इस तरह से इनका प्रस्तुत करने का क्रम होता है साथियों। इसके बाद पढ़ रहे हैं परिपत्र और गस्ती पत्र, ये अंतिम पत्र बचा साथियों। और इस परिपत्र से मैं आपको आज फिर कह रहा हूं कि आगामी चतुर्थ श्रेणी हर एग्जाम में इस परिपत्र गस्ती पत्र से तो प्रश्न आता ही आता है। आप देख लेना इसमें से, यानी 1% तो आपका आएगा ही आएगा साथियों। जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कोई व्यक्ति अथवा कार्यालय को भेजना हो उसे परिपत्र या गस्ती पत्र कहते हैं। समझो, देखो जब एक ही सूचना, आदेश, निर्देश या संदेश कहीं व्यक्तियों, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है साथियों, कई बार प्रश्न पूछा गया है यहां से कि कहीं व्यक्तियों अथवा कार्यालय को भेजना हो उसे परिपत्र, गस्ती पत्र। अच्छा, परिपत्र का परि का अर्थ क्या होता है, पापा की परी नहीं होती साथियों, परी का अर्थ होता है चारों ओर, एक उपसर्ग होता है जिसका अर्थ होता है चारों ओर, पत्र यानी पत्थर। और गस्ती का तो आप जानते हैं जो गश्त लगाते रहते हैं, चारों तरफ घूम रहते हैं। तो कहने का मतलब ये एक ऐसा पत्र है कि इसको एक साथ कहीं व्यक्तियों को भेज सकते हैं, 100 को, 200 को, 500 को, 1000 को, यानी कितने को ये परिपत्र भेज सकते हैं। तो ये याद रखना कि एक साथ अनेक व्यक्ति को पत्र भेजा जाता है। कौन सा, परिपत्र। परिपत्र की सभी प्रतियों पर अधिकारी के हस्ताक्षर नहीं होते हैं, केवल कार्यालय के प्रति पर ही होते हैं। अब एक बात और बात आई आगे कि जो परिपत्र निकाला जाता है, क्योंकि जैसे मान लो 100 व्यक्तियों को उन्होंने परिपत्र भेजा, अब ऐसा नहीं कि वो 100 व्यक्तियों पे परिपत्र पे वो साइन करेंगे, जो कार्यालय की प्रति है उसी पर मुख्य साइन होते हैं, बाकी पर किसी पे कार्यालय पर प्रति पर होते हैं, बाकी अन्य पर हस्ताक्षर नहीं होते। याद रखने की बात है। संबोधन का प्रयोग नहीं होता, यह भी याद रखना कि इस कार्यालय पत्र में किसी भी संबोधन का प्रयोग नहीं होता, अधोलेख का प्रयोग भी नहीं होता, परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है। अब होने को परिपत्र है लेकिन इसमें परिपत्र शब्द का प्रयोग भी करते हैं, तो ये याद रखने की बात है कि इसमें परिपत्र शब्द का प्रयोग होता है। उसके बाद देखो साथियों, किसी कार्यालय द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजे जाने, अच्छा परिपत्र किस श्रेणी में आता है, कार्यालय पत्र में आता है। परिपत्र किस श्रेणी में आएगा, कार्यालय पत्र में आएगा साथियों। किसी कार्यालय के द्वारा एक साथ अनेक प्रेषितों को भेजे जाने वाला शासकीय पत्र, ज्ञापन या आदेश कहलाता परिपत्र कहलाता। क्या कहलाता है, परिपत्र कहलाता है। बैठक में लिए गए निर्णयों का क्रियान्वयन करने के लिए जो पत्र जारी किया जाता है उसे क्या कहते हैं, परिपत्र कहते हैं। विश्वविद्यालय द्वारा प्रवेश नियमों के संशोधन की सूचनाएं संबंध महाविद्यालयों को किस रूप में भेजी जाती है, परिपत्र के रूप में भेजी जाती है। यानी एक कोई साथ अनेक को भेजा जाता है तो वो परिपत्र के रूप में होगा। व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र पत्र लेखन का कार्य करता है स्थायी प्रलेखन। कौन करता है, स्थायी प्रलेखन। ये सीधे प्रश्न आए हुए हैं साथियों ना। व्यावसायिक एवं प्रशासनिक क्षेत्र में पत्र लेखन का कार्य क्या कार्य करता है, स्थायी प्रलेखन का। अपने मोहल्ले में सफाई के लिए अधिकारी को लिखे जाने वाले संबोधन का रूप होगा। जब अपने मोहल्ले में सफाई के लिए लिखेंगे तो किसे लिखेंगे, नगर पालिका का अध्यक्ष को, तो श्रीमान अध्यक्ष नगर पालिका। किसी सरकारी पत्र का उत्तर प्राप्त होने में देरी हो जाए तो पुनः याद दिलाने के लिए जो पत्र भेजा जाता है तो उसे क्या कहता है, अनुस्मारक। अभी मैंने बताया ना, पीछे एक क्वेश्चन आया था कि अनुस्मारक कहा जाता है जब आप किसी कार्य को पत्र लिखा और उसका जवाब नहीं दिया तो उसे आपको पुनः याद दिलाने के लिए उसमें क्या लिखा जाता है, अनुस्मारक लिखे जाते हैं। तो साथियों ये थे परिपत्र से संबंधित बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब इसमें थोड़ी भी आ गए गत वर्षों के प्रश्न भी। अगर इन चारों पेज को जो आप पढ़ोगे, 30 मिनट की क्लास को आप पढ़ोगे तो मुझे पूरा विश्वास है कि इसके बाद आपका कोई प्रश्न गलत होगा ही नहीं, क्योंकि सारी जितनी भी बातें थी जो गत वर्ष के प्रश्न आए हुए हैं सब प्रश्न इसमें सब समाहित है। भले ये प्रश्नों के रूप में नहीं लाया लेकिन ये सारे प्रश्न उसमें समाहित। अगर मैं इसे ऑब्जेक्टिव टाइम में आपको पढ़ा था तो कुछ प्रश्न सोल्व होते हैं लेकिन वो प्रॉपर आप समझ ही नहीं पाते, जिसे परिपत्र के बारे में सारी डिटेल आ गई है।
यानी आप उसको समझ ही नहीं पाते, 1-2% हो जाते, दूसरा थोड़ा सा लैंग्वेज घूम जाता, फिर पर्सन गलत होता। इसीलिए इसको मैंने थोड़ी की टाइम मिलाया। जैसे चतुर्थ श्रेणी में फर्स्ट ग्रेड में के लिए रामबाण क्लास साबित होगी। आई होप आपको क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। राम राम साहब।